नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। ब्रिटेन में एक बार फिर से मामले तेजी से बढ़े हैं। आए दिन 20 से 25 हजार के बीच मामले आ रहे हैं। नए मामलों में 90% से ज्यादा केस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। और इसी बीच ब्रिटेन सरकार 19 जुलाई से पाबंदियां भी हटाने जा रही है, यानी कि ज्यादातर पाबंदियां अब खत्म हो जाएंगी, जिसमें मास्क हटाने जैसे ऐलान भी हो सकते हैं। और उधर भारत में कोरोना के मामले अब जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता पैदा करने वाला है। हालांकि आज ही सबसे कम मौतें जो हैं पिछले कुछ दिनों में वो दर्ज हुई हैं, सिर्फ जुलाई के 5 दिनों की। लेकिन अगर हम बात करें तो 4,274 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। दूसरी लहर अभी पूरी तरह गई भी नहीं है और तीसरी लहर का खतरा जो है वो भी मंडरा रहा है। कितनी तैयारी है हमारी, क्या क्या किया जा सकता है, इस सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अंचन त्रिखाएं, चेयरपर्सन क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप ट्रॉमा कोविड अस्पताल एम्स दिल्ली से। डॉक्टर निपिन बांगला हैं, कंसल्टेंट सेल्यूलर पैथोलॉजिस्ट हैं, ईस्ट कैंट ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निपिन बांगला, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ब्रिटेन की स्थिति के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि 19 जुलाई से जो पाबंदियां हैं उन्हें हटाने का यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, ऐलान जो है वो अब होने ही वाला है। लेकिन जो पिछले दिनों जो मामले लगातार बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहे हैं। क्या वजह देखी जा रही है एक बार फिर से जो मामलों में तेजी आई है उसकी? तो जो मामलों में तेजी आई है उसकी वजह ये है कि जो ये डेल्टा वेरिएंट है ये ज्यादा वेरिएंट है, वेरिएंट में ज्यादा तेजी से फैलता है, तो उसकी वजह से थोड़े मामले फिर से बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये कोरोना वायरस है, जो कोई भी वायरस है वो वेव्स में आता है, तो थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। तो जो मामले हैं वापस जैसा कि आपने बोला 25,000 के करीब हो रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि इस बार की वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से आई थिंक 64% से ज्यादा जो यूके की एडल्ट पॉपुलेशन है वो डबल डोज से वैक्सीनेट हो चुकी है। तो उसकी वजह से अगर आप कंपेयर करो, जब यहाँ पे सेकेंड वेव आई थी तब यहाँ पे जब इतने केसेस हो रहे थे करीब 24-25 हजार, और जब सेकेंड वेव राइज कर रही थी उस टाइम डेली हॉस्पिटल एडमिशंस करीब 2,000 के करीब हो रहे थे। और अभी उसी से कंपेयर करें तो डेली एडमिशन इज करीब 300 के करीब पे ये रह गए हैं। तो उसकी वजह से अब हमको ये पता है कि जो कोरोना वायरस का इंसिडेंस है पर उसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिशन इतने नहीं हो रहे, तो वो जो लिंक है कोरोना वायरस और हॉस्पिटल एडमिशन के बीच वो एक किस्म से टूट चुका है या बहुत कम हो चुका है वैक्सीनेशन की वजह से। और जो गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है कि 19 जुलाई से हम काफी सारी रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं, हो सकता है कंप्लीटली भी हटा दें, वो इसी बेसिस पे आ रहा है कि अभी तक वो डेटा को मॉनिटर कर रहे थे कि हॉस्पिटल एडमिशन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, और वो सिग्निफिकेंटली कम है जी। तो ऑलमोस्ट 5 से 10 गुना ज्यादा थे विद इन द सेम टाइम जब ऐसा इंसिडेंट सेकेंड वेव में था। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिखा, आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर लगातार मामले कम हो रहे हैं। आज भी हमने रिपोर्ट किया जिस तरह से 39,000 के करीब मामले हैं, मौतें जो हैं वो भी पहले के मुकाबले कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि मौतें जिस हिसाब से कम होनी चाहिए थी, क्या आपको नहीं लगता कि अभी वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा हम पीछे रह रहे हैं? तो क्या इसकी वजह यही है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसकी गंभीरता अभी भी उतनी ही बनी हुई है जितनी पहले थी? शुक्रिया दीदी। हमारी मौतें इसलिए कम नहीं हो रही हैं जब आप कंपेयर करें नए केसेस के मुताबिक, बिकॉज हमारे पास वो मरीज आ रहे हैं अब आईसीयूज में, हॉस्पिटल्स में, जिनको कोविड 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले हुआ था, 6 हफ्ते पहले हुआ था। अब उनको जो उनमें बेसिक प्रॉब्लम थी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, किडनी खराब होने की, उसके कारण उनकी जो कोमोबिडिटीज के कारण उनकी तबीयत खराब है, अब वो आईसीयू में आ रहे हैं। उन लोगों की ज्यादा मृत्यु हो रही। अगर आप देखें हमारे यहाँ से जो डाटा है, कोविड के कारण जो बेसिक प्रॉब्लम थी शुरू में, जो हम मृत्यु देखते थे, वो अब नहीं हो रही। अब ये जो बाकी के इश्यूज हैं, किसी का लिवर खराब है, लिवर के कारण पेट में पानी भर गया है या लिवर फेल हो गया है, उसको कोविड भी है। सो कोविड एक और बीमारी है बाकी बीमारियों के साथ, वो मरीजों की मृत्यु हो रही है और वो अभी कुछ दिन तक रहेगी, क्योंकि अभी ये जो मरीज हैं हमारे आईसीयू में हैं, ये कोई 3 हफ्ते से है, कोई महीने से है, कोई 1.5 हफ्ते से है। और इनको जिनको म्यूकर हो गया, वो म्यूकर के बाद सर्जरी हो रही है, म्यूकर की सर्जरी जिनमें होती है उनमें और प्रॉब्लम होती है। सो उन लोगों की मृत्यु हो रही है। कोविड पर से के कारण जो बिल्कुल मरीज कोविड के कारण आता था वो बिल्कुल ठीक हो गए, मेजॉरिटी वापस जा रहे हैं।
डॉक्टर त्रिखा, यहाँ पर और एक सवाल लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कि क्या ये जो नया वेरिएंट है इसके अभी बहुत ज़्यादा मामले हम नहीं आए, हम जानते हैं 50 से कुछ ज़्यादा ही मामले हमारे देश में हैं, लेकिन उसको लेकर लगातार लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उसमें कोई नए लक्षण हैं, अगर पहचानना हो, अगर किसी के अंदर कोई सर्दी जुकाम ही हो रहा हो तो क्या टेस्ट तो लोग करवाते हैं, लेकिन कई बार वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वाकई में ये पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। देखिए, ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो वायरस होता है वो म्यूटेट करता है। वो सारे वायरस म्यूटेट करते हैं, कुछ ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं, कुछ कम इन्फेक्शियस हो जाते हैं। तो ये म्यूटेशन तो रहेगा, अपना आकार वायरस बदलता रहेगा। सो जनता को चाहिए कि अब ये जो नया वेरिएंट है जिसके कारण अब लगता है तीसरी वेव आने का अंदेशा है, उसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप अपना वैक्सीन लगवाइए, उसके सिम्टम्स वही होंगे, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सिम्टम्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट आप अपना टीका लगवाइए, आप अपना कोविड बिहेवियर मेंटेन कीजिए, भीड़ भड़के की जगह पे मत जाइए और उससे भी आप बचे रहेंगे। आप रोज अखबार में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आपके माध्यम से देखते हैं कि दिल्ली में और यहाँ बाकी जगह पे मार्केट में वैसे ही भीड़ हो गई है, वैसे ही लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे। ये सब बताते हैं कि हम लोग अपनी जो ध्यान रख रहे थे अपना, हमारे मन में जो थोड़ा सा खौफ था वो अब कम हो गया है। वो बिल्कुल ठीक है, बट अभी हमारा वैक्सीनेशन लेवल उस लेवल का नहीं पहुंचा जो ये डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे इंग्लैंड में से 60% से ऊपर हो गया है। अभी तो हम बहुत पीछे हैं। सो अभी डरने की जरूरत नहीं है। जो नया वायरस का म्यूटेशन है उसके सिम्टम्स वही हैं और हमें अभी एहतियाती बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो बात डॉक्टर त्रिखा बोल रहे हैं वो यहाँ पर लोगों को इसलिए भी समझना चाहिए कि आज ही ये खबर आई कि दिल्ली के 2 से 3 बाजार जो है उन्हें बंद करना पड़ा क्योंकि कोविड नियमों का उल्लंघन वहां पर हो रहा था। लोग जो हैं वो अब कहीं ना कहीं लापरवाह भी हो रहे हैं जैसे जैसे पाबंदियां हट रही है। डॉक्टर निपिन बागला, आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के चांद नागपाल जो है उन्होंने उनका एक बयान पे देख रही थी, उन्होंने कहा था कि सरकार को डेट्स के हिसाब से नहीं डेटा के हिसाब से काम करना चाहिए, यानी कि अभी भी सतर्कता रखनी होगी, बहुत जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। यानी कि वहां पर भी 19 जुलाई से जो पाबंदियां हटाने की बात चल रही है उसको लेकर एक राय अभी बहुत ज्यादा है नहीं, भले ही वैक्सीनेशन काफी हद तक हो चुका है। मैं बीएमए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। आई कैन ओनली गिव यू मैं अपना व्यक्तिगत व्यू दे सकता हूं। बात कर रही हूँ कि चिंता जाहिर वहां पर अभी भी लोग और विशेषज्ञ कर रहे हैं इस चीज को लेकर। हाँ जी, तो इसमें ऐसा है कि वो बिल्कुल बात सही है कि हमको डेटा फॉलो करना चाहिए, डेट फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो डेटा ट्रैक कर रहे हैं और वो फिर गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। बट पॉलिटिशियंस की ये प्रॉब्लम है कि उनको डेटा भी मॉनिटर करना है और उनको बिजनेस को भी खुश रखना है। तो आई एम श्योर इंडिया में भी यही इशू है कि आपको पब्लिक को भी सेफ भी बनाना है, साइंटिस्ट का डेटा भी सुनना है, साथ में आपको एक डेट भी देनी पड़ेगी कि आप इस डेट को ये कर सकते हो। तो डेटा जो है वो एट द मोमेंट ये बोल रहा है कि, तो यहाँ पे जो मेन चीज ये है कि ये इशू नहीं है कि कोरोना वायरस कितना हो रहा है, ये इशू है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ स्ट्रक्चर है जो कि एनएचएस है, वो जो केसेस आते हैं हॉस्पिटल में उसका कोप कर सकता है कि नहीं। तो इतने ही केसेस आने चाहिए जितने से हम कोप कर सकें। तो वो अब जो है लिंक टूट चुका है इन द वे कि पूरे देश में आज से कल के दिन और रिसेंटली सिर्फ 300 केसेस एडमिट हुए हैं। तो इवन दो वायरस फैल रहा है पर जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो बहुत लो है। तो उस लिहाज से जो डेटा है वो ये बोल रहा है कि ओके रिलैक्सेशन कर सकते हैं। बट अब चक्कर इसमें ये है कि जब रिलैक्सेशन करेंगे उसके बाद अगर कोई नए वेरिएंट्स अगर इमर्ज हो गए जिसके ऊपर वैक्सीन कम इफेक्टिव हो गया तो क्या होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अननोन्स। और अगर वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कम हो जाती है तो आपके पास जो ओनली सॉल्यूशन है टू प्रिवेंट सर्ज अगेन, और आपको अगर नंबर ऑफ केसेस लो रखने हैं हॉस्पिटल एडमिशन, इज अनदर लॉकडाउन। तो आई थिंक ये होगा कि एक बार तो गवर्नमेंट ने डेट दी है कि ओके 19 जुलाई से, बिकॉज सब बिजनेसेस को सबको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खोलना है अपना रेस्टोरेंट खोलना है, उसकी तैयारी शुरू करो, वो सब जो है, या आपको जितनी भी पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी है 30 से ज्यादा अलाउड है तो वो सब ऑर्गेनाइज करने के लोगों को टाइम चाहिए। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को एक डेट देनी पड़ती है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आपने जो भी बोल दिया वो पत्थर की लकीर में लिख दिया गया है। बट अगर उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई नया वेरिएंट आ गया जो जिसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिशन फिर से बढ़ रहे हैं, वैक्सीन कम इफेक्टिव हो रहा है, या हो सकता है कि जब तक ऑटम टाइम आएगा, से नवंबर टाइम आएगा, दिसंबर टाइम तक आएगा, तब तक ऐसा लगता है कि लोगों को जो पहले वैक्सीन लग चुका है उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, उनको बूस्टर की जरूरत है, तो उसके हिसाब से जो है वो चेंज करते रहेंगे।
तो जो साइंटिस्ट है वो डेटा फीड करते रहेंगे और जो पॉलिटिशियन है उसके हिसाब से जो गाइडलाइन है और जो देश की जो बाकी चीजें हैं वो चेंज करते रहेंगे। तो आई थिंक वो बिल्कुल पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिखा, यहाँ पर जो तमाम सिरो सर्वे सामने आए हैं उससे यही सामने आ रहा है कि जो बड़ी आबादी है वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ चुकी है। 10, 20 या 30% आबादी अगर किसी भी शहर का ले लें तो वो जो बची हुई है, यानी कि अभी ये जो वक्त चल रहा है जब कोरोना के मामले कम हो रखे हैं, तब वैक्सीनेशन जो है वो जितना जल्दी लोग लगवा लें, कम से कम अगर पहला डोज ही लगवा लें तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे देश के लिए खासकर, क्योंकि हमने जो अप्रैल और मई के महीने में देखा है, कम से कम उस तरह की त्रासदी से हम बच सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अदिति। मेरा ख्याल है कि मेरा मानना भी है कि अगर हम में से हर एक आदमी, आप, मैं, जो भी हम लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर मैं ये कोशिश करें कि हमारे आसपास जितने लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं या हमारे फैमिली मेंबर नहीं हैं, आप अपनी कार पार्क करते हो, कार पार्क में एक वहाँ पार्किंग पे एक आदमी है, हर एक आदमी से पूछें कि भाई आपने वैक्सीनेशन लगाया कि नहीं लगाया। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो उससे पूछिए, अगर उसके मन में कुछ शंकाएं हैं तो वो दूर कीजिए। काफ़ी लोगों के मन में शंकाएं हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी है हमारे देश में, हमारी सिटी में है। सो अगर हम में से हर एक आदमी अगर ये मन पक्का कर ले कि हम 4 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, जो भी हमारे आसपास के 4 लोग हैं, फैमिली के हट के, तो देखिए हम वैक्सीनेशन के सबसे ज़्यादा के रिजल्ट्स पॉजिटिव ला सकते हैं। ये आपकी और मेरी ड्यूटी बनती है। सरकार तो अपनी जगह पे वैक्सीन बनवा सकती है, वैक्सीन फ्री करवा सकती है, बट कुछ ड्यूटी हमारी सिटीजन्स की भी तो है। हमें देखना है कि हमारे चारों तरफ, हमारे घर कोई काम करने आता है, अखबार देने आता है, मेरी गाड़ी साफ करता है, क्या उन्होंने वैक्सीनेशन किया कि नहीं किया, क्या उनके पास पैसे नहीं, क्या उनको ऐप में जाना नहीं आता, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है। ये सब आपकी मेरी ड्यूटी है। तो मेरा कहना यह है कि मैं एक हूं और मुझे 4 लोगों को वैक्सीनेट कराना है, पहला और दूसरा। उसके पैसे बेशक मैं खुद खर्चूं या सरकार मुफ्त में दे, तो हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिखा, एक और सवाल जो आप तक भी पहुंचता होगा, वो हमसे भी रोज पूछा जाता है कि क्या ये जो वैक्सीन है हमारे अभी तक कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, जो अभी तीनों चल रहे हैं हमारे देश में, क्या वो हमारे जो वेरिएंट नए आ रहे हैं उस पर अब तक कारगर हैं? खासकर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी लोगों के मन में अब ये शक जो है वो गहराने लगा है। देखिए, लोगों के मन में बहुत से शंकाएं आ रही हैं और ये सोशल मीडिया के कारण ज़्यादा आती हैं या लोगों को अफवाहें ज़्यादा फैलाई जाती हैं। तो अभी तक के जो नतीजे हैं, ये देखा गया है कि अगर ये नया वेरिएंट भी आ गया है और आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपको इन्फेक्शन होगा भी तो वो कम होगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने यूके से बताया कि पॉजिटिविटी रेट हो रहा है बट अस्पताल में एडमिशन कम हो रहा है। हम भी तो यही कह रहे हैं। अब अगला वेरिएंट 3 महीने बाद क्या आएगा, उसके अगेंस्ट कौन सा वैक्सीन काम करेगा, वो साइंटिस्ट को सोचने दीजिए, वो डॉक्टरों को सोचने दीजिए। वो ठीक काम करेंगे, ठीक तरह से पॉलिटिशियंस को एडवाइस करेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को डाटा देखना है, बट जो हमारे सरकार चला रहे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनको डाटा के अलावा फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन भी देखना है। तो उनको दोनों तरफ देखने दीजिए। उनको हमारे डॉक्टर सही राय देते हैं और सही राय देंगे तो ये कंट्रोल में आएगा। हमें कहना पड़ेगा कि मेरे इलाके में लॉकडाउन कीजिए या पॉजिटिविटी रेट हो गया है, ये हमें बोलना है। हमारी कॉलोनी में, हमारे बाजार में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, लॉकडाउन कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर त्रिखा आपने कही कि कम से कम हम अपने आसपास में देख लें कि लोगों ने वैक्सीन लगवाए क्या नहीं, उन्हें जागरूक जरूर करें। डॉक्टर निपिन बागला, डॉक्टर अंजन त्रिखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमसे जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। और अब बात एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया की। कोरोना के मामले जब बढ़े तो वो अपने साथ कई नई मुसीबतें भी लेकर आए, कई नए नए इन्फेक्शन सामने आए, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो व्हाइट फंगस हो, चाहे वो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो। लोगों ने बहुत सारी परेशानियां झेली और उसमें से जब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ना शुरू हुए तो वो जानलेवा तक साबित हुआ। किस तरह से इसने लोगों को परेशान किया और अभी भी ब्लैक फंगस के मामले जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, लेकिन कैसे हम इनसे बच सकते हैं, छोटी छोटी सावधानियां जो हैं वो हमारे बहुत काम आ सकती हैं।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर क्रांति भावना, एडिशनल प्रोफेसर एंड हेड है ENT डिपार्टमेंट एम्स पटना से। डॉक्टर क्रांति, बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये ब्लैक फंगस जो है इसने सबको काफी डराया है और जिस तरह के मामले देखने में आए डॉक्टर क्रांति, उसने कहीं ना कहीं परेशान भी किया। किस तरह से ये होता है म्यूकोरमाइकोसिस जो है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाने लगा, इसके लक्षण क्या होते हैं वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। तो ब्लैक फंगस जो ये एक लेमैन टर्म है, हम लोगों की भाषा में इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो ये ऐसी बीमारी नहीं है जो पहले नहीं थी, ये सालों से सदियों से बीमारी है, लेकिन ये उन लोगों को यूजुअली इफेक्ट करती है जिनको इम्यूनोसप्रेशन, मतलब हमारी जो शारीरिक क्षमता है उस इन्फेक्शन को फाइट करने की, वो अगर सडनली कम हो जाए, ऐसे केसेस में फंगस का अटैक होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि म्यूकोरमाइकोसिस किन मरीज़ों में होता है और किन सिम्टम्स के साथ आता है। तो सबसे कॉमन एक प्रोफाइल होता है, जो कॉमन प्रोफाइल्स को कहते हैं कि पेशेंट्स अगर डायबिटिक हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मतलब उसके जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है उसके अंडर वो सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से। और अभी के एरा में जिसको हम लोग कैम कहते हैं, कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस, कोविड की इस बात ये हो रही है कि ये स्ट्रेन ने इम्यूनोजेनिसिटी को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट किया है। ऐसे केसेस में अगर आपका शुगर अनकंट्रोल है, आपने ऐसी दवाइयाँ ले रखी हैं जिनसे कि इम्यूनिटी पे असर पड़ा है, आपको कोविड हुआ है जिससे आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ा है, इन सब कारणों से ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर तरीके का फंगस है जिसको म्यूकोरेल्स ग्रुप कहते हैं, जो कि यूजुअली 3 तरीक़ों से हमारे अंदर जा सकता है। एक जिसको कहते हैं इन्हेलेशन, जो कि हम नाक के थ्रू इन्हेल करते हैं और वो चीज़ों का इफेक्ट करता है। दूसरा है इंजेक्शन, मतलब हम खाते हैं तब वो जाता है। और तीसरा होता है इनोक्यूलेशन, मतलब कहीं पे ट्रॉमा हुआ, कहीं चमड़ी छिल गई और उस पे हो गया। तो बहुत बड़े एक्सीडेंट्स में या बहुत बड़े बर्न एरियाज में भी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस होते हैं, जिसको क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। हमारे पास जो ज़्यादातर मरीज़ अभी आए हैं, इसको अंग्रेज़ी में ROCM कहते हैं, राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब नाक, ऑर्बिट आँख और ब्रेन, ये तीनों के जो मामले हैं वो ज़्यादा आए हैं। और यूजुअली ऐसे आए हैं जो कि इनहेल किया, नाक को इफ़ेक्ट किया, नाक के बहुत सारे एरिया से आँखों पे इफ़ेक्ट हुआ और आँखों से और कुछ छिद्रों से फिर वो ब्रेन को इफ़ेक्ट होता है। तो पेशेंट यूजुअली हमारे पास आते हैं कि नाक में डिस्चार्ज है, एक तरीके की का भद्दापन आ जाता है, अर्ली साइंस है, नाक में डिस्चार्ज, नाक को ऑब्स्ट्रक्शन, भद्दापन आना, दांत में दर्द होना, दांतों का हिलना, अचानक आँख की रोशनी थोड़ी कम होना, आँख का ड्रूपिंग होना। आपसे एक और बात जानना चाह रही हूँ कि आपने कई मामले पिछले दिनों देखे हैं, जब कोरोना के केसेस बढ़े थे तब ब्लैक फंगस के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े थे। क्या जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उनमें इसकी गंभीरता कम देखी गई? तो ये एक डेटा हम लोगों का बन रहा है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे जो मरीज़ हैं, जो हमारा डेटा कह रहा है हमारे हॉस्पिटल का, उसमें बहुत लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। और ये भी जानना होगा कि ये मरीज़ जो हैं, जो कोविड एसोसिएटेड मोस्ट कॉमनली जो आए हैं, वो लगभग उसी समय के कोविड इन्फेक्शन में थे जब पीक चल रहा था, और उसके बाद कुछ दिनों बाद इनको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। तो यूजुअली हम ये मान के चल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वैक्सीनेटेड, और जिनको कोविड वैक्सीनेशन हो गया है उनकी सिविरिटी कम है, ये कहना अभी तो मुश्किल है, बिकॉज वी आर स्टिल इन दैट प्रोसेसिंग डेटा। काफ़ी कम है वैक्सीनेशन का डेटा इनमें बिल्कुल हमारे पास जो मरीज। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेकिन ये बात साफ तौर पर जुड़ी हुई है कि अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं तो अगर कोरोना से प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो ब्लैक फंगस जैसे जो दूसरे इन्फेक्शन है उनसे भी मिल जाएगा। डेफिनेटली, क्योंकि वैक्सीन, हमारा मेन एम क्या है कि अगर कोविड ना हो तो इम्यूनिटी हमारी ख़राब नहीं होगी। इम्यूनिटी ख़राब नहीं होगी तो हमारे ऐसे ड्रग्स नहीं चलेंगे, मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह की बात हुई थी, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। बहुत सारे हम लोग के अब रिसर्च चल रहे हैं जिसमें पता है कि लोगों को भी अब ये कॉन्शियसनेस आ गया है कि स्टेरॉइड्स जब दें तो शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ सकता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर क्रांति भावना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। म्यूकोरमाइकोसिस किस तरह से होता है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जा सकता है, और वैक्सीन इस सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन से बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर क्रांति भावना हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।